नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ देश की बात के अंदर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, बरेली की जो घटना हुई उसको केवल एक स्थानीय घटना या सामान्य दंगे के रूप में खारिज कर देना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो कुछ वहां हुआ वो किसी आकस्मिक उग्रता या छोटी मोटी टकराव की देन नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित सातिराना और खतरनाक साजिश का हिस्सा था। घटनास्थल पर दर्ज एफआईआर, जिन सूचनाओं और आरोपों को पुलिस ने सार्वजनिक किया है, वो इस बात की गवाही देते हैं कि ये कोई अनकंट्रोल्ड भीड़ नहीं थी, बल्कि इस पीछे से निर्देशित और प्रशिक्षित लोग शामिल थे, जिनके पास योजना, साधन और समन्वय था। मौलाना तौकीर रजा का नाम इस फाइल में साफ तौर पर उभर करके आया है। उसके कथित बयानों और अनुयायियों के बर्ताव से ये क्लियर होता है कि उन्होंने अनुयायियों को, जो उसके फॉलोवर्स थे, उनको ये संदेश दिया कि इस बार हिसाब बराबर करना है और जरूरत पड़ी तो पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाना चाहिए। ये शब्दों का चुनाव हल्का नहीं है। ये जो शब्द चुने गए हैं, इनका चुनाव कोई हल्का नहीं। पुलिस को मार देने जैसा निर्देश अगर किसी समूह के भीतर फैलता है तो उसका परिणाम सिर्फ स्थानीय हिंसा ही नहीं रहता, ये पूरे के पूरे कानून व्यवस्था के ढांचे को एक चुनौती देता है। ऐसे निर्देश अगर अमल में आ जाएं तो नतीजे बहुत ही ज्यादा भयावह होते हैं। न सिर्फ बरेली बल्कि पूरे प्रदेश और संभवतः पूरे देश में उग्र और फैलती हिंसा की स्थिति बन सकती थी। 2010 में के जो दंगे हैं उनके संदर्भ में जहां तहां हैं, उनके संदर्भ जो का इधर उधर हैं, पर यदि यहां पर वो जो रचना रची गई वो सफल हो जाती तो वह 2010 से भी ज्यादा बड़े पैमाने पर विनाशक और विभाजनकारी परिणाम दे सकती थी। घटना के समय जो तरीके अपनाए गए, पुलिस कर्मियों पर तेज संघर्ष, हथियारों की लूट का प्रयास, मतलब जो पुलिस के हथियार थे उनको लूटने का प्रयास, और वायरलेस सेट और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको छीन लेना, ये चीज संकेत देती है कि विरोध करने वाले सिर्फ सड़कों पर पत्थर फेंकने वाले नहीं थे। उन्होंने व्यवस्थित रूप से एक प्लान वे में पुलिस का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको भंग करने की कोशिश की, उनकी आवाज को दबाने और सुरक्षा व्यवस्था को असमर्थ करने का प्रयास भी किया। जब किसी समूह के हाथ में वायरलेस सेट तक आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ हिंसा का इरादा नहीं किया, बल्कि सूचना, समन्वय और अगला कदम जानबूझकर प्लान किया गया था कि किस पुलिस दल को कब कहां भेजा जा रहा है, कहां पर बैकअप है, किस मार्ग से लोग हट रहे हैं, ये सब जानना उनकी इस रणनीति का हिस्सा था और इसीलिए इन्होंने पुलिस का वायरलेस सिस्टम छीना था। ऐसे में पत्थरों की बूंद केवल एक हिस्सा है, जो पत्थर फेंके गए हैं वो तो सिर्फ एक हिस्सा है इसका। असल जो मकसद है वो कानून प्रशासन को तोड़ना और भय का माहौल बनाना था, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाना था, उनके हथियार छीनने का प्रयास। और कुछ उत्पीड़ितों को चोट है, ये दर्शाती है कि हिंसा का स्तर केवल शारीरिक क्षति तक सीमित रहना नहीं था, ये सामाजिक और संस्थागत टूट-फूट की साजिश थी। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर कुछ पुलिसकर्मी थोड़े जख्मी हुए या मारे गए होते अगर वो, तो क्या हालात होते हैं। छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े जिलों तक अफरा तफरी फैल गई। अन्य स्थानों पर जो है सांप्रदायिक तनाव भड़कते और वो चिंगारी अनकंट्रोल होकर के आग बन सकती थी। इसलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पर एक ऐसी योजना बनाई जा रही थी जिसका असर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता था। ये कोई मामूली तौकीर रजा ने साजिश नहीं रची थी। इसके पीछे देखने में यह लगता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है, एक बहुत बड़े ग्रुप काम कर रहा है इसके साथ में। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि तौकीर रजा तो सामने है, पर वो क्या अकेला है। अक्सर ऐसे घटनाक्रमों के पीछे कई सारे लेयर्स होते हैं, एक के बाद एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक। जैसे स्थानीय नेतृत्व, लोकल आदमियों का,
एरिया का समन्वय, राजनीतिक संरक्षण, वित्तीय सपोर्ट और कभी कभी सीमा पार के नेटवर्क या किसी बड़े संगठन का अप्रत्यक्ष संलग्न होना भी होता है इसके अंदर। इसलिए केवल मोर्चे पर बैठे लोगों को पकड़ना काफी नहीं है। जांच का दायरा यह निर्धारित करे कि वो आदेश कहां से आ रहे थे जिनके बेस पर ये हिंसा भड़काई गई थी, संदेश किस माध्यम से फैलाए गए, और जो लोग बनावट के पीछे थे, जिसने पूरा कंस्ट्रक्ट किया था नैरेटिव, उसके पीछे कौन लोग थे, वो कौन से लोग हैं जिनका हित इस उथल पुथल से जुड़ा था। क्या किसी राजनीतिक हित ने हवा दी? क्या किसी बाहरी एजेंसी या सीमा पार के स्रोतों से फंडिंग या सपोर्ट आया? क्या अपराध और राजनीतिक हितों के बीच कोई तालमेल था? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ही साजिश की गुत्थी सुलझाएंगे। मुख्यमंत्री के कड़े बयान, प्रशासन की तत्काल प्रतिक्रिया और मात्र 120 मिनट के अंदर नियंत्रण कर लेने के जो तथ्य हैं वो ये दिखाते हैं कि उच्च स्तर पर भी इस स्थिति को गंभीरता से समझा गया। लेकिन केवल नियंत्रण कर लेने से पूरी चुनौती तो खत्म नहीं होती। असली काम तब शुरू होता है जब जांच पारदर्शी, गहरी और व्यापक तरीके से की जाती है, जहां हर कड़ी, हर बातचीत और हर संदिग्ध स्रोत, डाउटफुल सोर्स की तहकीकात हो। यदि सतह रहेगी या केवल कुछ एक्टिव अनुयायियों पर ही टिक जाएगी, अगर जांच सतही रहेगी, बस उतने ही एरिया में सिमट कर रह जाएगी, या जो फॉलोवर्स हैं उनके ऊपर ही टिक कर रह जाएगी, तो मास्टरमाइंड की जड़ें वहीं की वहीं रह जाएंगी और भविष्य में ऐसी ही या इससे भी अधिक सुनियोजित साजिशें जन्म ले सकती हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी मानसिकता तंत्र कितनी भयावह सोच पैदा करता है। राजनीति चमकाने के लिए हिंसा को उपकरण बनाना, भीड़ को भड़काकर कानून को चुनौती देना और समाज में नफरत के बीज बोना, यह सब किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। आई लव मोहम्मद जैसे नारे यदि हिंसा और नरसंहार के संदर्भ में इस्तेमाल होते हैं तो ये चीज साफ दिखाता है कि धार्मिक भित्ति पर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किस तरह से किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि जांच सिर्फ घटनाओं के फौरन बाद के पलों तक सीमित ना रहे, बल्कि उन विचारधाराओं, प्रचार चैनलों और फंडिंग स्रोतों की भी पड़ताल करे जिनके जरिए ऐसी मानसिकता सक्रिय हुई। दूसरा, आई लव मोहम्मद जो ये शब्द है, ये ना तो भारत की देन, ना पाकिस्तान की, ना बांग्लादेश की, ना अफगानिस्तान की, ना सीरिया की, ना किसी और की, बल्कि ये लफ्ज आया यूरोप से और हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये वहीं से ट्रांसफर होकर के आया। अब अगर यही आई लव मोहम्मद है तो मुझे लगता है कि ये मोहम्मद साहब के नाम को बदनाम करना है। मोहम्मद साहब के नाम पर ये उन्माद फैलाना बहुत ही खतरनाक है। और अगर मोहम्मद साहब से इतना ही प्यार है तो उनके आप आई लव मोहम्मद के नाम के अपने घरों पर, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आप वहां पर पोस्टर लगाइए, लेकिन आई लव मोहम्मद कह करके हिंसा मत भड़काओ, क्योंकि ये मोहम्मद साहब के नाम को बदनाम करने का एक कुत्सित प्रयास है। अंततः देश की सुरक्षा और सामाजिक शांति के लिए यह समूचा मामला केवल बरेली तक ही सीमित नहीं रहेगा। जब तक सच सामने नहीं आता और जड़ें काट करके नहीं निकाली जाती, तब तक खतरा बराबर बना रहेगा। इसलिए मैं दो बातों पर जोर देता हूं। पहला, गिरफ्तार किए गए लोगों और जिन तथ्यों का खुलासा हुआ है उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी पूछताछ हो। और दूसरा, तौकीर रजा के पीछे जिन भी चेहरों, संस्थानों या नेटवर्क का हाथ है उनकी भी पहचान की जाए। राजनीतिक संरक्षण, विदेशी लिंक, फंडिंग चैनल आदि आदि इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने इसको हवा दी, जिन्होंने आदेश दिए और जिन्हें इसका लाभ मिला या मिलेगा, इन्हें ही जाकर उजागर करना होगा कि ये लोग कौन हैं। तभी हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं
कि भविष्य में कोई भी समूह ऐसा काम करने की जरूरत ना कर पाए। ये देश का मुद्दा है, ना कि किसी एक समुदाय या एक शहर का या एक मोहल्ले का। इसलिए देशवासियों, प्रशासन और न्यायिक संस्थाओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस साजिश के तह तक जाएं और जो भी दोषी पाए जाएं, कानून के अनुसार सख्ती से उनका सामना करें। तब ही हम न सिर्फ बरेली बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए स्थायी सुरक्षा और शांति की उम्मीद कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।